हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट विद सोनिया। आज से हम अपने पेपर 2 मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ मैं। अगर आप अब तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मैनेजमेंट टॉप 100 टॉपिक्स जो एग्जाम में आपको हर हाल में करके ही जाने हैं। उन 100 टॉपिक से गारंटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं एग्जाम में, सो उन क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैनेजमेंट के PYQs। जी हाँ, आज से हम अपने मैनेजमेंट के PYQs स्टार्ट करने वाले हैं। ईयर बाय ईयर हम PYQs डिस्कस करेंगे। हमारे एग्जाम में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए कंसेप्ट्स नहीं करेंगे हम PYQs डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स जो है हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक्स हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके होते हैं। सो आई थिंक कि कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस न करते हुए हमें PYQ प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे। टॉपिक्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। आप किसी भी एजुकेटर की वीडियोस देख सकते हो अपने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। मैं आपके साथ PYQ डिस्कस करने वाली हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने दिसंबर 2023 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे। लेट्स सी कितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप क्वेश्चंस PYQs में जो आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग का। पेपर 2 में आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं, एजर्सन रीजन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और MCQ टाइप तो पूछे ही जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम वाला, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड हमें थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दे रखी है, दूसरी साइड उनके प्रोपाउंडर जिसने वो थ्योरी दी है उनके नाम दे रखे हैं। सबसे पहले है ए ऑप्शन है हमारा थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन। थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन किसने दी थी? पीटर F ड्रकर ने। थ्योरी ऑफ चार्ज फ्रैंक W यंग ने दी थी। थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ मैक्स वेबर्स ने। और थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सप्लाई किसने दी थी? जॉन H कोंकेल ने। अगर आपको एक ऑप्शन भी आता है ना, मान लो आपको थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन का पता है कि ये पीटर F ड्रकर ने दी थी, तो पहले ऑप्शंस को एनालाइज, अपने ऑप्शंस को चेक करो। सेकंड ऑप्शन A का 2 होना चाहिए, तो A का 2 किस में है? A में है और D में है, तो B और C ऑप्शन को हम ऑटोमेटिकली कट कर देंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। थ्योरी ऑफ चार्ज का मान लो आपको नहीं पता कि किसने दिया है। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ आपको पता है कि मैक्स वेबर ने दिया है, तो C का क्या होना चाहिए? 4। C का 4 किस में गिवन है? ऑप्शन A में गिवन है, तो हमारा ऑप्शन D है जो वो भी डिलीट हो गया। B डिलीट हो गया, C डिलीट हो गया, D डिलीट हो गया। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन A। अगर आपको इनमें से कोई 2 भी आते हैं ना तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि हमें एग्जाम में सारे ऑप्शन ही पता होते हैं, चारों के पता ही हो। अगर आपको कोई 1 या 2 भी आते हैं ना तो भी आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। आपको निकालना क्या है? PV रेशियो। PV रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट हमारे पास पीरियड 2 में 9 लाख दे रखा है, पीरियड 1 में 7 लाख दे रखा है। तो 9 लाख में से हम 7 लाख माइनस करेंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा 9 लाख माइनस 7 लाख, कितना बचा हमारे पास? 2 लाख। 2 लाख का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही हमें सेल्स निकालनी है। सेल्स 10,000 दे रखी है हमारे सेकंड पीरियड में और माइनस 10,000 है हमारी पीरियड 1 में। तो कैसे निकालेंगे? 2 माइनस 1, तो 10,000 माइनस 10,000। यहाँ पे हमारे पास माइनस में है ना, यानी लॉस है वो एक टाइप से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस के 20,000। अब फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये प्रॉफिट कितना था हमारा? 2 लाख का। 2 लाख अपॉन प्रॉफिट में कितना परसेंटेज था? 20,000। 20,000 इंटू 100 करेंगे तो हम ये कट करके क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 10%। 0 से 0 कट करेंगे, एक 0 से यहाँ पे 0 कट कर देंगे और 2 10 जा कितना होता है? 20। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10%। ईजी है। अगर आपको फॉर्मूला भी पता है ना तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट के एग्जाम में कोई डीपली न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। आपसे बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा मैच द फॉलोइंग का। अगेन एक साइड हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके रिलेटेड कंसेप्ट दे रखे हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो दोनों ही आपको आने चाहिए। AS 7 का हमें पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। मुझे AS 7 का पता है तो B को मैंने 1 से मैच कर दिया। अब आ जाओ अपने ऑप्शंस में। B का 1 कौन से ऑप्शन में है हमारे पास? ऑप्शन A तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि A का 1 दे रखा है। A यानी AS 1 कैश फ्लो से रिलेटेड नहीं है। AS 7 है जो हमारा वो कैश फ्लो से रिलेटेड है। तो ऑप्शन B का 1 कौन से ऑप्शन में है? B में है और C में है। A और D हमारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। अब बचे ऑप्शन B और C।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। AS1 जो है हमारा किससे रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। तो बी का क्या होना चाहिए, बी का सेकंड, बी में भी बी का सेकंड है और सी में भी बी का सेकंड है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किससे रिलेटेड होता है हमारा, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है। और जो 18 होता है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड होता है। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपके साथ इनकी लिस्ट शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप देख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो वाले मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। अब AS16 हमारा किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी प्लांट, तो सी का आएगा 4। सी का 4 कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है सी का 4। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो भी डिलीट हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर 10 years ऑफ डेडलॉक यूरोपियन यूनियन इज रेडी टू नेगोशिएट विद इंडिया इन WTO ऑन विच इश्यूज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। मैनेजमेंट के एग्जाम में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पब्लिक स्टॉक होल्ड नॉर्म्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। मैनेजमेंट के एग्जाम्स में आपको खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि अभी जैसे इंटरनेशनली हमारे डिस्प्यूट्स चल रही हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसलिए अगर आपका पेपर 2 सब्जेक्ट मैनेजमेंट या कॉमर्स है, तो आपको WTO से रिलेटेड या हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जो भी काम हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पब्लिक स्टॉक होल्ड नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ री इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू माइकल हैमर। माइकल हैमर के अकॉर्डिंग हमारे री इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, डेवलप वैल्यू एडेड जॉब्स टू बैलेंस आउट जॉब एलिमिनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, टेक अ स्पेसिफिक एक्शन टू मेक द प्रोग्राम ऑपरेशनल। सी ऑप्शन है, सब सम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू द रियल वर्क दैट प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। डेवलप एक्शन प्लान ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ट्रीट geographically dispersed resources as though they were centralized। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, सबसम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू द रियल वर्क दैट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। और ऑप्शन ई, ट्रीट जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रिसोर्सेज एज दो दे वर सेंट्रलाइज्ड। जो हमारे री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स का पार्ट है हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन ई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, जिसमें सी और ई दोनों गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेजर अजम्पशन वी मेक व्हेन कंप्यूटिंग अ मीन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। जब हम ग्रुप्ड डेटा से मीन निकालते हैं तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि ऑल वैल्यूज़ आर डिस्क्रीट। नहीं, ये हमारी एजम्पशन नहीं होती। एवरी वैल्यू इन अ क्लास इज इक्वल टू द मिड पॉइंट। हाँ जी, ये होती है। ईच क्लास कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि किसी क्लास में जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो, किसी में कम हो। नो वैल्यू अकर्स मोर देन वन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक वैल्यू जो है सिर्फ मतलब कोई भी वैल्यू जो है एक बार से ज़्यादा नहीं आ सकती है। आपकी वैल्यू एक बार से ज़्यादा भी रिपीट हो सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, एवरी वैल्यू इन अ क्लास इज इक्वल टू द मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक थर्ड वेव। थर्ड वेव बुक जो है हमारी वो किसने दी है, टॉफलर ने। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या है, जैसे एल्ड्रिच का आपको पता है कि उसने कौन सा कंसेप्ट दिया है, हैमल एंड प्रहलाद का भी आपको पता है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ऑप्शन बी होगा या डी होगा। ऐसे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस को आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। आपको रटना ही पड़ेगा कि कौन सी बुक कौन से ऑथर ने दी है, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है, ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। और याद करने का तरीका क्या है, PYQs करो। PYQs में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं उन सबको एक अलग नोटबुक बना लो। अपनी एक छोटी नोटबुक ले लो, 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली जो नोटबुक आती है, या फिर आप एक छोटी डायरी ले सकते हो। और उसमें आपको क्या करना है, ये सारे जो
ऑथर्स के नाम आते हैं या किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है, किसने कौन सी थ्योरी दी है। जैसे मैनेजमेंट में हमारे थ्योरीज़ हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी हो गई, इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी। इन सब के ऑथर्स के नाम आप एक सेपरेट बुक में नोट डाउन कर लो, सेपरेट नोटबुक में, और एग्ज़ाम से पहले उनको 2 से 3 बार रिवाइज करके चले जाना। आप क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? टॉफलर। जो थर्ड वेव बुक है उसके ऑथर कौन है? टॉफलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग साइकिल का प्रोसेस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं अब एग्जाम में। आप ये मान के चलो, अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर 2 में, तो 100 में से नियरली 20 to 25 क्वेश्चंस आपको सीक्वेंसिंग वाले मिलेंगे। अब इनको सोल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको बेसिक फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए और आपको लास्ट स्टेप पता होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट को अरेंज कर लोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल जाता है। वर्किंग कैपिटल का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल। अब देखो ऑप्शन ए किस किस में गिवन है, ए को छोड़ के सारे ऑप्शंस में ही ऑप्शन ए गिवन है। ऑप्शन ए को छोड़ के सारे ऑप्शंस में ही ऑप्शन ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, तो ए को हम एलिमिनेट कर देंगे, ए को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारा लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लास्ट स्टेप होना चाहिए हमारा कैश। लास्ट में हमें क्या मिलेगा? कैश। तो अब देखो बी ऑप्शन कहाँ है लास्ट में? ऑप्शन डी में हमारे पास बी ऑप्शन है। सबसे पहले तो हमारा रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद हमारा वर्क इन प्रोग्रेस आता है। ऑप्शन ए और ई तीनों ऑप्शन में सेम है। उसके बाद देखेंगे ई के बाद क्या आना चाहिए? फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद क्या आएगा हमारा? फिनिश्ड गुड्स। अब ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में डी जो है, ये तीनों ऑप्शन सेम है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की। तो पहले हमारे डेटर्स आएंगे, उसके बाद हमारा कैश आएगा। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? ए ई डी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन मैच द फॉलोइंग का है। अब इसमें हमें दे रखे हैं एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड और उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। माई बोट एटीट्यूड, शेयर्ड बोट एटीट्यूड, आवर बोट एटीट्यूड, यूअर बोट एटीट्यूड। ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्वेश्चन है। अब माई बोट एटीट्यूड से आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई जो बंदा है गेट ऑफ इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, इसका मतलब उस बंदे में एटीट्यूड है कि भाई ये मेरी बोट है, इससे आप नीचे उतर जाओ अगर आपको ये पसंद नहीं है। तो इसका ए का ऑप्शन क्या होगा? गेट ऑफ इफ़ यू डू नॉट लाइक इट। शेयर्ड बोट एटीट्यूड, शेयर्ड मीनिंग से आपको क्या पता चल रहा है? शेयर्ड वर्ड से मतलब जो मिल के काम, शेयर्ड यानी एक दूसरे के साथ मिल के। तो कौन से ऑप्शन आपको चारों ऑप्शंस चेक करने हैं, कौन से ऑप्शन में आपको लग रहा है कि भाई ये बी का मैच हो सकता है? इट इज़ आवर ओन कॉमन एंटरप्राइज, लेट अस कंबाइन आवर एफर्ट्स टू बेटर इट। नहीं, ये भी नहीं है। वी सेल टुगेदर, डू नॉट रॉक द बोट। ओके, विद अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइड, द पर्पज इज टू लेट एम्प्लॉयज होल हार्टेडली कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ एंटरप्राइज। नहीं, ये भी नहीं होगा। शेयर्ड यानी मिल के काम करना। ऑप्शन 3 जो है उसमें मुझे लग रहा है कि वी सेल टुगेदर, मिल के इकट्ठे काम कर रहे हैं ना। डू नॉट रॉक द बोट, तो बी का 3 हो सकता है। अब ऑप्शन बी का 3, सब में ही बी का 3 गिवन है भाई। नेक्स्ट क्या है हमारा? ओ, आवर बोट एटीट्यूड। आवर यानी इट इज़ आवर ओन कॉमन एंटरप्राइज, सी का सेकंड हो सकता है। यूअर बोट एटीट्यूड, विद अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइड, द पर्पज इज टू लेट द एम्प्लॉयज होल हार्टेडली। हाँ जी, डी का 4 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन है? एलेक्स एफ ओसबोर्न जो है हमारे फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग है। पीटर ड्रकर थ्योरी ऑफ इनोवेशन से रिलेटेड है। एल्टन मायो आपको पता है किससे रिलेटेड है? ये एल्टन मायो का कंसेप्ट हमारे यूनिट 1 में गिवन है ना।
जिन्होंने हाथोन एक्सपेरिमेंट दिया था। फ्रैंक गिलबर्ट भी नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड नहीं है। तो फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन है? एलेक्स एफ ओसबोर्न, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पर्ट। पर्ट और सीपीएम का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पर्ट और सीपीएम में क्या डिफरेंस है? पर्ट हैज़ 1 टाइम एस्टिमेट एंड नो, पर्ट हैज़ 1 टाइम नहीं होता। पर्ट हैज़ 2 टाइम एस्टिमेट्स, नहीं 2 टाइम्स भी नहीं होता। पर्ट हैज़ 3 टाइम्स एस्टिमेट्स, जी हाँ पर्ट में 3 टाइम्स एस्टिमेट होता है। और सीपीएम रिक्वायर्स ओनली 1 टाइम फैक्टर फॉर ईच एक्टिविटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंज्यूमर्स हु आर ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड आर अमंग द फर्स्ट टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रैक्टिस आर कॉल्ड। डॉगमेटिक होते हैं? नहीं। लैगार्ड्स तो सबसे पीछे होते हैं। अर्ली मेजॉरिटी भी नहीं होती। जो इनोवेटर्स होते हैं वो सबसे पहले ओपन टू न्यू आइडियाज़ और अमंग द फर्स्ट टू ट्राई, सबसे पहले जो न्यू प्रोडक्ट ट्राई करते हैं वो कौन होते हैं? इनोवेटर्स। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन रीजन की स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको। अ ब्रांड इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स, ब्रांड जो एक इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स है, हाँ जी है। अ ब्रांड एम्बडाइज ऑल, रीज़न क्या दे रखी है हमें? अ ब्रांड एम्बडाइज ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। ब्रांड से ही कंज्यूमर के माइंड में आता है कि भाई हाँ ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। अगर हम एडिडास का नाम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई एडिडास कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग, शूज़ की अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये दोनों ही असर्शन भी करेक्ट है और हमारा रीज़न भी करेक्ट है। इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है आपको? पहले असर्शन पढ़ो। अ ब्रांड इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स बिकॉज अ ब्रांड एम्बडोइज ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। ब्रांड एक इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स है क्योंकि ब्रांड के नाम से ही हमें कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसका कंज्यूमर के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे जो हैं करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ज्योति जीवन नायक वॉज एसोसिएटेड। ये फिर से हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आ गया। ये आपकी 10th यूनिट है ना जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली, उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक है। तो वहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज्योति जीवन नायक जी जो है वो हमारी लिज्जत पापड़ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। अब हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है और वो करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिज्म कंट्रीज शुड इम्पोर्ट मोर देन द एक्सपोर्ट। नहीं, गलत। मर्केंटलिज्म इसका अपोजिट बोलती है। अ कंट्री दैट प्रैक्टिसेस नियो मर्सेंटलिज्म अटेम्प्ट्स टू रन एक्सपोर्ट सरप्लस टू अचीव अ सोशल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रीजन दैट रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड वुड लीड कंट्री टू स्पेशलाइज इन दोज प्रोडक्ट्स दैट गेव इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नहीं, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ comparative advantage gains from trade will occur even in a country that has absolute advantage in all products because the country must give up less efficient output to produce more efficient output। ऑप्शन ए हमारा गलत है क्योंकि थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म जो है वो इसके अपोजिट बोलती है। और ऑप्शन सी जो है हमारा वो भी गलत है क्योंकि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहती है कि जिस प्रोडक्ट में आपके एडवांटेज हैं आप उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनली ट्रेड करो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, country that practices neo mercantilism attempts to run export surplus to achieve a social or political objective। और ऑप्शन डी, theory of comparative advantage gains
even in a country that has absolute advantage in all products because country must give up less efficient output to produce more efficient output। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट बन जाएगा। बी एंड डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज्ड अंडर 3 C's फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 3 C's कौन कौन से हमारे? कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और कल्चर। कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड नहीं है। 3 C's है हमारे, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कल्चर। तो ऑप्शन ए, वेट अ मिनट, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। लेट मी चेक। कम्युनिकेशन नहीं आएगा, मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर रखा है। ए बी सी, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ए सी और डी, इसका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कम्युनिकेशन नहीं आएगा। कम्युनिकेशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट कब होगी? जब एक दूसरे के बीच कॉम्पिटेंसी होगी, कमिटमेंट होगी उनके वर्क से रिलेटेड, वर्क की तरफ जब उनकी कमिटमेंट होगी तभी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप हो पाएंगे। और कल्चर की डिफरेंट कल्चर्स में जब वो जाएंगे तो एक दूसरे के कल्चर को वो सीखेंगे, तो इसलिए वो डेवलप होंगे। कम्युनिकेशन इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर बेस्ड ऑन वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड। वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड की एजम्पशंस कौन कौन सी है? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग होती है, हाँ जी होती है। 100% पे आउट रेशियो होता है। द फर्म हैज़ अ शॉर्ट लाइफ, नहीं, लॉन्ग टर्म लाइफ, ये ऑप्शन सी नहीं आएगा। कांस्टेंट ईपीएस एंड डिविडेंड पर शेयर, जी हाँ कांस्टेंट होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न एंड मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी गलत है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ई दोनों गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, बी एंड डी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एम्प्लॉयज़ आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ IHRM यानी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय पी मॉर्गन। याद रखना, पी मॉर्गन ने इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किसको इंक्लूड किया है? होस्ट कंट्री नेशनल्स, पेरेंट कंट्री नेशनल्स, थर्ड कंट्री नेशनल्स, डोमेस्टिक कंट्री नेशनल्स। होस्ट कंट्री भी इंक्लूडेड होते हैं, पेरेंट कंट्री भी इंक्लूडेड होते हैं, थर्ड कंट्री भी इंक्लूडेड होते हैं। डोमेस्टिक वर्ड से आपको पता चल रहा है, डोमेस्टिक है तो भाई वो डोमेस्टिक कंट्री के ही होंगे, तो डोमेस्टिक कंट्री वाले IHRM में इंक्लूड नहीं होते। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ए, बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा मैच द फॉलोइंग का है। इसमें आपको एक तरफ कंसेप्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके मीनिंग दे रखे हैं। डाइवेस्चर्स क्या होते हैं, पैकमैन डिफेंस क्या होता है, स्पिन ऑफ क्या होता है, स्प्लिट अप क्या होता है, स्प्लिट अप क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके कंसेप्ट अच्छे से याद कर लेना। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली यूनिट का टॉपिक है। डाइवेस्चर्स क्या होता है? सेल द पेरेंट फर्म नो लॉन्गर एग्जिस्ट। नो लॉन्गर एग्जिस्ट से आपको क्या पता चल रहा है कि कोई फर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इससे ये किससे रिलेटेड हो सकता है? स्प्लिटअप से रिलेटेड हो सकता है। डज नॉट ब्रिंग एनी कैश टू द पेरेंट कंपनी, सेलिंग ऑफ सम एसेट्स ऑफ द फर्म। डाइवेस्चर क्या होता है? जब हम अपने जो एसेट्स हैं उनको बेच देते हैं। तो ऑप्शन ए का तो हमारा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन 3 होगा। अब पैकमैन डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो सकती है? टारगेट कंपनी मेकिंग अ काउंटर बिड फॉर रेडर्स कंपनी। पैकमैन डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी लग रही है? ऑप्शन 4 जो है वो हमारी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ऑप्शन ए का आंसर 3 हो गया, बी का 4 हो गया। ए का 3, बी का 4 कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन बी और सी दोनों में ही गिवन है। अब स्पिन ऑफ क्या होता है? डज नॉट ब्रिंग एनी कैश टू द पेरेंट कंपनी। और स्प्लिट अप जब जो हमारी पेरेंट फर्म होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, जब हमारी पेरेंट फर्म है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो होता है स्प्लिट अप। तो डी का क्या होना चाहिए? डी का हमारा ऑप्शन बनेगा 1। तो डी का 1 किस में गिवन है? ऑप्शन बी में।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन मैच द फॉलोइंग दे रखा है, बैलेंस स्कोर कार्ड दे रखा है, टाउज मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मार्केट इवोल्यूशन और वीरो फ्रेमवर्क। वीरो फ्रेमवर्क और बैलेंस स्कोर कार्ड, इन दोनों का मुझे पता है। ऑप्शन बी और सी मुझे नहीं पता कि ये किसने दिए हैं। सबसे पहले ए को मैच करेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड रॉबर्ट एस कापलन और डेविड पी नॉर्टन ने दिया है, सबको पता है। वीरो फ्रेमवर्क भी हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, जे बर्ने ने दिया है। अब ऑप्शन ए का 3 आंसर होना चाहिए और ऑप्शन डी का 4 होना चाहिए। ए का 3 और डी का 4 एक ही ऑप्शन में गिवन है। ये वो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारा ए का 3 गिवन है और बी का 4 गिवन है। तो अगर आपको बाकी के 2 नहीं भी पता है ना, तो भी आप क्वेश्चन निकाल लोगे। टाउज मैट्रिक्स किसने दिए हैं? हींग रिच ने। और जो हमारी प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स है वो किसने दिए हैं? CW होफर ने। अपनी नोटबुक में अलग से नोट डाउन कर लेना ये सारी मैट्रिक्स किसने दी हैं, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है। आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने दिसंबर 2023 वाले एग्ज़ाम के। 20 PYQs हमने आज सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। जितने क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं उन सब के कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करनी है, और जितने भी आपको कंसेप्ट वाले क्वेश्चन दिखे हैं ना कि कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है, किसने कौन सी मैट्रिक्स दी है, किसने क्या दिया है, वो सारे आपको एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक रिवाइज करते रहो और ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।